हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप लोग क्या पढ़ाई करोगे? एजुकेशन पढ़ाई करोगे। सो एज आई हैड प्रॉमिस दैट आई विल बी स्टार्टिंग सून, तो मैंने अपने चैनल पे एजुकेशन के लिए क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। तो इस चैनल पे हम education for HS second year, education for HS first year, education for degree major as well as pass course, education for master degree, education for B.Ed, education for DLED, everything। ठीक है, एजुकेशन के साथ जितने भी टॉपिक्स रिलेटेड है सारे टॉपिक्स पे अपन डिस्कस करेंगे। तो ये वाला फर्स्ट वीडियो होगा। जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स बार बार बोल रहे थे कि सर प्लीज क्लास स्टार्ट कर दो, क्लास स्टार्ट कर दो। तो ये लीजिए, मैंने आपके सामने स्टार्ट कर दिया। तो ये वाला वीडियो बेसिकली आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल जो एचएस सेकेंड ईयर है, एचएस सेकेंड ईयर का जो एजुकेशन का सिलेबस है उस पर बेस्ड है। तो उस पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम क्लास 12 का स्टार्ट करते हैं। एंड यस, अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, आप अपना काम स्टार्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और हाँ एक और बात, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग काइंडली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक, हर सेक्शन के लिए, अगर ये हायर सेकेंडरी के लिए चल रहा है तो हायर सेकेंडरी के लिए, हर क्लास के लिए, एचएस फर्स्ट ईयर के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल रहेगा, एचएस सेकेंड ईयर के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वो सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसके बाद उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स एंड एज वेल एज योर नोट्स, सारे उस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो योर एडुकेटर। तो आपका एडुकेटर है ये इंसान है आपका एडुकेटर, जिसका नाम है आनंद खाती। यस, यानी कि मैं। And I have completed my post graduation in education from Guwahati University in the year 2017. Yes, I have qualified for assistant professor NTA UGC NET. I have 5 years of teaching experience in higher education. 2 years I've been teaching for last 2 years for Assam TET. Yes, and एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पे, जिस पे मैं असम टेट के लिए या फिर असम टेट एलपी और यूपी का जो कोर्स है उस पे पढ़ाता हूँ। एज वेल एज एग्जाम क्रैकर असम का ही एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ। ये अनअकैडमी तो आपको पता ही होगा, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे आपको मेरे टी शर्ट पे लोगो भी दिख रहा है। ठीक है, तो बस यही था, तो मैंने ये दे दिया। और आज भी हाँ वही पहन के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि शाम को मेरा अनअकैडमी का क्लास होता है। तो मतलब ये देखिए, रात तक मैं क्लास ही करते रहता हूँ। ठीक, और फिलहाल मैं वादवदेव यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, बट नॉट परमानेंट एंड इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्लियर? तो मेरे बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आप लोग जाके ज्वाइन करो। कहाँ पे ज्वाइन करना है? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एचएस सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, ये एचएस सेकेंड ईयर के लिए है, यूनिट 1 सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड असम पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए ही क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? व्हाई नॉट प्री इंडिपेंडेंस? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस का तो भाई साहब अपने पढ़ाई कर लिया है। प्री इंडिपेंडेंस के लिए हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं हमने? एचएस फर्स्ट ईयर पे। ठीक है, तो अपन क्या स्टडी करेंगे? पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे या फिर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और आसाम का एजुकेशन का माहौल कैसा था? बेसिकली मेनली सेकेंडरी एजुकेशन का सीन क्या था? ठीक है, कैसा था? गर्मा गर्मी था या फिर ऐसे लहमा लहमी था? ठीक है, क्या था? अपन वो यहाँ पे डिटेल्स में स्टडी करेंगे, क्योंकि यू नो राइट, इंडिया का जो एजुकेशन, यू नो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो अपन बहुत ही महान थे, यू नो। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज वगैरह थे, नालंदा यूनिवर्सिटीज वगैरह, या फिर अपना जो एजुकेशन सिस्टम था, मतलब फाड़ू था। ठीक है, बट उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, क्योंकि ब्रिटिश आ गया और हम ब्रिटिश के अंडर में, यू नो, बहुत काफी साल तक रहे। उससे पहले मुगल के अंडर पे हम काफी साल तक रहे, सालों तक रहे, और ब्रिटिश के अंदर पे हम काफी सालों तक रहे। तो थोड़ा सा डाउनफॉल था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जाते जाते कुछ अच्छा कर दिया। उन्होंने कई सारे, यू नो, इनिशिएटिव्स लिए फॉर द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया।
और जो भी इनिशिएटिव्स था प्री इंडिपेंडेंस पे अपन ने पढ़ लिया। और प्री इंडिपेंडेंस के वक्त सिर्फ ब्रिटिशर का ही रोल नहीं था, इवन इंडिया के भी कई सारे जाने माने हस्ती थे जिन्होंने एक अहम रोल प्ले किया इन द एजुकेशन सीन ऑफ इंडिया। ठीक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्या माहौल था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या रहा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपके सामने पहला यूनिट 1। ठीक, मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है तो इसलिए मैं इनको टाइप करके आपके लिए पीपीटी नहीं बना रहा था, बल्कि मैंने सोचा पूरा स्कैन कर लूं, स्कैन करके प्रेजेंट कर दूं, तो ये भी शायद चल ही जाएगा, काम करता तो है, यहाँ पे सब विजिबल तो है। जहां पे जो समझ में नहीं आता है मैं वो आपको पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, तो ये रहा पहला यूनिट, सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एंड एजुकेशन। तो आज से अपना जो भी एजुकेशन का एचएस सेकेंड ईयर का कोर्स है ना, उसका श्री गणेशाय नमः हमने कर दिया। ठीक है, खत्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है। एक एक करके अपन सारा का सारा कवर करेंगे, सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई फीस नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, बस पढ़ो भाई, पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ठीक है, हाँ खेलोगे कूदोगे तो भी बढ़ोगे, पढ़ोगे तो भी बढ़ोगे। ठीक, ऐसा नहीं कि या तो खेलो कूदो या तो पढ़ो, जो मन में आए करो, लेकिन जो करोगे ना पूरी की पूरी शिद्दत के साथ करना। ठीक है, दोगलापंती मत करना अपने काम में, जो भी कर रहे हो पूरा लगन के साथ, पूरा शिद्दत के साथ करना। ठीक, और फिलहाल आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई शिद्दत के साथ कर दो। ठीक है, इसके साथ चीटिंग करोगे ना तो बहुत खराब पछताओगे। ठीक है, तो अपना सेशन शुरू करने से पहले आज ज्यादा कवर नहीं करेंगे, जितना हो सकेगा कवर करेंगे, क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुका है। ये वीडियो मैं इस वक्त 11:50 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं शायद कल तक अपलोड करूंगा। आज मेरा ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन बहुत ही खराब है क्योंकि मौसम बहुत खराब है। ठीक है, चलो तो अपन डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन बोले तो कौन सा एजुकेशन, क्लास 9 से लेके 12 तक। ठीक है, क्लास 9 से लेकर 12 तक जो एजुकेशन है उसको सेकेंडरी एजुकेशन बोला जाता है, और 11-12 जो है उसको हायर सेकेंडरी बोला जाता है। तो इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, तुम कुछ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तुम अगर कहीं जा रहे हो तो जाने का प्लान क्या है, मकसद क्या है, गोल क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। कहां तक पहुंचोगे ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम ये लेसन पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या पढ़ पाएंगे, ये क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो इस पे अपन क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन बाय मोडालियर कमीशन एक था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोडालियर के चेयरमैनशिप के अंडर पे एक कमीशन था जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, जो कि आया था 1952 में, और 1953 तक अपना काम करके इन्होंने रिकमेंडेशन सबमिट करके भेज दिया था। ठीक है, इनका भी कुछ अलग ही फंडा था, इनका अलग ही ऑब्जेक्टिव था, एम्स था, इनका रिकमेंडेशंस था, और वो भी हम पढ़ेंगे। सब्र करो, ठीक है, सब पढ़ेंगे अपन। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन का ना, इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, और इसका तो मतलब काफी बढ़िया रोल था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये कमीशन। और ये था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी से नहीं, डीएस कोठारी के अंडर पे था। ठीक है, और ये था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मोडालियर, और ये था डीएस कोठारी के अंडर पे दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, जो कि आया था 64 में, और 66 तक में अपना काम निपटा के चला गया। और कोठारी ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे, वो भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आया था फिर NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ठीक है, 86 के बाद अभी आया है 2020 पे, तो वो अभी तक अपना सिलेबस पे इंक्लूड नहीं हुआ है। जब होगा वो भी पढ़ाई कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रख लो, ये 1986 से पहले एक बार 68 में भी आया था, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, लेकिन तब वो फ्लॉप हो चुका था। उसके बाद आया 1986 पे। उसके बाद आसाम में कैसे डेवलप हुआ, यस,
আমি অসমীয়া, গতিকে আমি অসমৰ যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আছিলে, ঠিক আছে, সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন যিটো এডুকেশ্যন সিস্টেম আছিলে কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ল সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগিব, আৰু তাৰ লগতে প্ৰব্লেমছখিনি কি আছিলে আমাৰ एजुकेशन सिस्टम में সেইখিনিও পঢ়িব লাগিব। तो यहाँ पे हम सेकेंडरी एजुकेशन का प्रॉब्लम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ क्या क्या स्ट्रेटेजी है या फिर क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है। सेकेंडरी एजुकेशन क्या है बता, सेकेंडरी एजुकेशन इज अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स हायर एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एलिमेंट्री मतलब प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच का जो ब्रिज है ना, उसको ही सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। इस और है प्राइमरी एजुकेशन, इस और है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन करोगे तो जॉब मिलेगा, ठीक है, यही मानते हैं ना लोग। तो बीच में है ब्रिज, यहाँ पे है दरिया नदी, कुछ भी सोच लो तुम, कुछ भी सोच लो इसको, दरिया नदी कुछ भी सोच लो, अपने हिसाब से नाम रखे ना इसका। अब यहाँ से यहाँ छलांग तो नहीं मार पाओगे, है ना, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, डूब जाओगे, बह जाओगे पानी में, ठीक है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक जाने के लिए अपने पास क्या है, अपने पास एक ब्रिज है, और वो ब्रिज का नाम क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये ब्रिज जो है ना, ये सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, ये लिंक का काम करती है। आधार का लिंक नहीं बोल रहा हूं मैं, ये लिंक का काम करती है। किसको लिंक करवाती है, प्राइमरी एजुकेशन मतलब जो बेसिक एजुकेशन है, जो बेस एजुकेशन है, और आगे जाके जो हायर एजुकेशन होगा उसको, ठीक है। तो प्राइमरी एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन क्या करता है, एलिमेंट्री एजुकेशन एक बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये एक बेस देता है, एक स्टार्टअप देता है, एक फाउंडेशन देता है, ठीक। और हायर एजुकेशन जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक फील्ड है ना, उसको एक्सपैंड करता है। तो ये बेस से सीधे स्पेसिफिक फील्ड में जाने के लिए तो तुमको बीच में कुछ करना पड़ेगा ना, बीच में कुछ तो लिंक होगा, उसके बाद ही जा पाओगे। तो ये जो बीच वाला लिंक है ना, यही है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सो सेकेंडरी एजुकेशन इज बिटवीन द टू, इट इज प्रिपरेटरी एज वेल एज टर्मिनल, ठीक है। ये प्रिपरेटरी भी है और ये टर्मिनल भी है। टर्मिनल मतलब यहाँ से ही आपका रास्ता डिसाइड होता है कि आप किस रास्ते पे जाओगे। आप साइंटिस्ट बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, टीचर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, कुछ भी बनोगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक बात याद रखना, लाइफ में कुछ भी बन जाओ, अच्छा इंसान बनना मत भूलना, ठीक है, कुछ भी बन जाओ, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन जाओ, ठीक है। खैर जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं वो तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, आईएएस आईपीएस टीचर वगैरह ये सभी बनेंगे, कुछ भी बन जाओ, लेकिन हाँ अच्छा इंसान जरूर बनना, ठीक है, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो तो अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है ना, ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन एक ऐसा बेस है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है कि तुम कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। क्लास 10 वाला तो नहीं डिसाइड करता, ठीक है, ये हायर सेकेंडरी जो है ना, ये डिसाइड करेगा कि तुम कितने आगे जाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। So secondary education should define as well as type of education for pupils after primary stage and continues till one level of the school. Before independence, secondary education meant the education at high school only. तो जो इंडिपेंडेंस से पहले थे ना, इंडिपेंडेंस से पहले ये 11-12 वाला माहौल नहीं था, ये 11-12 वाला सीन ही नहीं था, ठीक है। ये कि पूरा का पूरा स्कूल के साथ अटैच था, ठीक। उसके बाद सीधे हायर एजुकेशन, लेकिन बाद में अपने यहाँ पे कुछ गोरे लोग भी रहते थे, जैसे कि तुम्हें पता है प्री इंडिपेंडेंस पे, इंडिपेंडेंस से पहले कुछ गोरे लोग रहते थे, कौन रहते थे, बहुत सारे रहते थे, ठीक है। तो उनमें से कुछ गोरे लोग थे जो रूलिंग पार्टी पे थे। रूलिंग पार्टी मतलब किसका बात बोल रहा हूँ, जो ऑथोरिटी पे थे, जैसे कि लॉर्ड मैक्यूलेस मिनट, लॉर्ड मैक्यूले इनका एक था, यस। तो इन्होंने क्या बोला था, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश देयर वाज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। ये देखो, ये तो था अपना हालत। लॉर्ड मैक्यूलेस मिनट एंड द सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक। तो ब्रिटिश को तो इसके लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, धन्यवाद, तहे दिल से उनका हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 recommended the establishment of separate department। ये देखो, पहले एजुकेशन के लिए कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था। अभी के डेट पे जैसे असम का है ना,
एजुकेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट, एजुकेशन के लिए अलग मिनिस्टर। पहले ये सब कुछ था ही नहीं। अरे एजुकेशन को कौन ही पूछता था, कोई नहीं पूछता था। ठीक है, पैसा कमाओ, जमीन लो, जायदाद लो, शादी करो, राजमहल बनाओ, बस यही सब चलते रहता था। इतना इम्पोर्टेंस कोई देता ही नहीं था। और लड़कियों को तो खास करके बेचारियों को मौका ही नहीं मिलता था पढ़ाई करने का। तो बहुत ही गंदा सा माहौल था पहले। ठीक है, उसके बाद मतलब काफी चेंजेस हुआ और आजकल तो वी आर इन द एपेक्स। और अगर ये 2020 का जो पॉलिसी है ना, ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया ना तो भाई साहब 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, नो आइडिया। ओके, तो ये वुड्स डिस्पैच जो था ना 1854 का, ठीक है, यही था जिसने काया पलट के रख दिया। क्योंकि इसने बोला था कि एजुकेशन के लिए अलग सा डिपार्टमेंट चाहिए और स्कूल्स बनाने चाहिए। तो यहाँ पे हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने तुम लोगों को HS फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया है। ठीक है, अब जो HS फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको तो मैं जाके नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो उनके लिए भी मैं अलग से बनाऊंगा। तो आप लोग अपने जो भी जूनियर से HS फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी बोल के रखो कि चैनल को लाइक कर, क्या करता है, चैनल को सब्सक्राइब किए करे। ठीक है, और शेयर करो भाई, कंजूसी मत करो, दबा के शेयर करो। ठीक है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना। कहाँ जाओगे इतने सारे लाइक्स अपने पास रख के। ठीक, कुछ लाइक इधर भी दे दो, कुछ सब्सक्राइब इधर भी दे दो। ठीक है, इतना वजन लेकर तुम ऊपर नहीं जा सकते। So the Hunter Commission of 1882 laid emphasis on the expansion and development of primary education and recommended that secondary education as far as possible be provided on grant in aid basis and that the government should withdraw as early as possible from the direct management of secondary school. ठीक, तो हंटर कमीशन आया उसके बाद, ठीक, 82 में। तो इसने भी बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन को ना ग्रांट इन एड देना चाहिए। बाद में भले ही वो पैसा रिटर्न ले लो, लेकिन पहले तो पैसा दो ताकि वो स्कूल तो स्टार्ट कर सके। ये था हंटर कमीशन का पॉलिसी। ठीक, The government was to open schools in place where there was not private enterprise to support secondary education। जहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जहाँ पे कोई प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं था सेकेंडरी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए, वहां पे गवर्नमेंट खुद से करने वाला था। और जहां भी था वहां पे क्या करने वाले थे ये लोग पैसा देने वाले थे, लेकिन बाद में फिर पैसा वसूल भी करने वाले थे। ठीक है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ 1917 recommended that the dividing line between the university and secondary education should be properly drawn and therefore the government should create a type of institution called intermediate college। हायर सेकेंडरी को पहले इंटरमीडिएट कॉलेज कहा जाता था, which run as independent institution or be attached to selected high school। ठीक, हायर सेकेंडरी मतलब ये इंटरमीडिएट कॉलेज जो था ना, या तो इसको स्कूल के साथ, हाई स्कूल के साथ अटैच कर दो, या फिर इसको अलग से ही इंडिपेंडेंट रखो। ठीक है, ये अलग से ही चलना चाहिए। उसके बाद सर्जेंट रिपोर्ट भी आया था 1944 में। सर्जेंट ने भी कुछ हमें सजेशन दिए थे। तो इन्होंने क्या बोला कि द हाई स्कूल कोर्स शुड कवर 6 years, ये years हो रखा है, years है, 6 years and the age of admission to this course was 11 years। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि हाई स्कूल कब तक होना चाहिए, कितने साल तक होना चाहिए, 6 साल तक। दैट मींस इमीडिएटली आफ्टर 4th स्टैंडर्ड। ठीक है, टू 10th, तो 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए। और नॉट 4th, 5th से लेकर 10th तक, 5 6 7 8 9 10, यस 5th से लेकर 10th तक होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका एडमिशन कहाँ से कब से होना चाहिए, 11 years से। देखो हमारा जो फॉर्मल स्कूलिंग का एज है ना वो 6 साल से शुरू होता है। तो क्लास 5th में अगर तुम एडमिशन लोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी 11 years। और बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम शुड बी ऑफ 2 टाइप, जहाँ पे एकेडमिक एजुकेशन भी दिया जाए, जो ये किताबी दुनिया का है ना, ये भी तुम्हें दिया जाए, और उसके साथ साथ तुम्हें टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन भी दिया जाए, ताकि तुम आगे चल के कुछ भी काम कर सको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जो हिस्ट्री है सेकेंडरी एजुकेशन का या फिर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है, इस पे कोई भी लोचा नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हम एक्चुअली पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 47 के बाद
क्या माहौल रहा, ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। So after independence, many commissions and policies highlighted the problem associated with secondary education and put forward important suggestions to improve the condition of secondary education, both quantitative and qualitative। ये देखो, तो जैसे ही अपन आजाद हुए ना, तो कई सारे कमीशंस पॉलिसीज बने, और उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बोला भाई साहब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप है ना इसको जल्दी से ठीक कराओ, हमें ये ठीक करना चाहिए। ठीक, तो इस सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, अगर तुम आज पैदा हुए, आज मतलब आज नहीं पैदा हुए, ठीक है, इस जनरेशन पे पैदा हुए हो, इस माहौल पे पैदा हुए हो, जो आज का डेट ये दिन देखना पड़ रहा है तुमको, तो तुम बहुत लकी हो। ठीक है, पहले अगर एजुकेशन सिस्टम, पहले के एजुकेशन सिस्टम में होता ना, तो फिर कुछ भी हो सकता था। ठीक, तो काफी सारे कमीशंस वगैरह आए। यस, द ताराचंद कमिटी ऑफ 1948 recommended that 12-year secondary education course was to replace the 10 years course, and admission of higher education was to be after the student cleared the intermediate examination। तो ये ताराचंद कमेटी, ठीक है, ताराचंद कमेटी, इस कमेटी के बारे में जो एनसीईआरटी का बुक है उस पे तुमको नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पे भी हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया गया है हम बस वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि हायर सेकेंडरी को 12 साल का कर दो, उसके बाद हायर सेकेंडरी के बाद आप हायर एजुकेशन पे एडमिशन डलवा दो बच्चों का। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53। यस, अब ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन है, कंफ्यूज मत होना, ये अपने मोडालियर भाई साहब है। ठीक है, लक्ष्मण स्वामी मोडालियर। ठीक, मोडालियर कमीशन को ही सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है सेकेंडरी एजुकेशन? मोडालियर कमीशन को। ठीक, डॉक्टर A.L. मोडालियर। ठीक, एंड ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। और इसको मोडालियर कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कमीशन था ना, ये कमीशन का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर A.L. मोडालियर। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही वाज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। ओके, द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ कमीशन वाज प्रोफेसर A.N. Basu, Principal Central Institute of Education, and member were Mr. John Trust of UK and Dr. Kenneth R. Williams of USA। देखो, अपने साथ ना सारे के सारे लोग थे। अंग्रेज चले गए, लेकिन फिर भी हमने अंग्रेज को नहीं छोड़ा। हमने बोला अरे आप ना हमारे लिए कुछ काम करके जाओ, तो अंग्रेज को हमने यहाँ पे भी काम करवाया। देखो, पहले अंग्रेज हम पे राज करते थे, यहाँ देखो चेयरमैन अपने इंडियन है और अंग्रेज को अपन ने मेंबर बना के रखा है। मजा ही आ गया। The commission submitted its report to overcome the problem of secondary education। ठीक है, तो ये कमीशन बना था 52 में। तो 52 में इनको, मतलब ये कमीशन, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 1952 में। तो 1952 में इनको रिकमेंडेशन दिया कि भाई साहब आप लोग को पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जो है, इसका माहौल काफी हिल गया है। ठीक है, काफी मतलब पैथेटिक कंडीशन पे है, तो आप इसको इम्प्रूव करो। तो आप इसके लिए एक ना रिपोर्ट बनाओ कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अब इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे? जब तुमको प्रॉब्लम पता चलेगा तभी ना इम्प्रूव करोगे, है कि? तुम ट्रीटमेंट किसका करोगे? जब प्रॉब्लम पता चलेगा तो ही तो ट्रीटमेंट करोगे। तो ये जो मोडालियर कमीशन था ना, ये मोडालियर कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको हम कहते थे 52-53 में, मतलब 52 में ये आए और 53 तक इन्होंने पूरा सर्वे किया, पूरा छानबीन किया, और 53 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, उस रिपोर्ट में इन्होंने ये मेंशन किया था कि प्रॉब्लम क्या है, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो पहले इन्होंने प्रॉब्लम बोला कि नो क्लियर एम ऑफ एजुकेशन। ठीक, भाई साहब तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा एम क्लियर होना चाहिए कि तुम पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो, ये पढ़ाई करके क्या बनोगे। ठीक है, तो ये एम, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उस पे ये एम क्लियर नहीं था। यस, इट वाज सो नैरोली कंसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे कोई ब्रॉड, कोई वैरायटी नहीं था, कोई स्पेसिफिक एम नहीं था। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक एम नहीं था इन द सेंस
एम जो था वो क्लियरली डिफाइंड नहीं था, ठीक है। सो नो क्लियर एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक। एम्स एजुकेशन का जो भी एम था उसको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। तो जब तक एम क्लियरली डिफाइन नहीं हो जाता है तब तक टारगेट तो मिस होते ही रहेगा, कभी जाके टारगेट पे लगेगा नहीं। एंड इट वाज सो नैरोली कंसीव्ड, द सोल पर्पस इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन एंड नॉट फॉर ब्राइटर फ्यूचर, ठीक। इट फेल्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे उस वक्त हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी एजुकेशन का जो एम था ना, बस इतना ही, वो बस ब्रिज का ही काम कर रहा था कि बच्चे इस पार से उस पार किसी भी तरह जा पाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मतलब जस्ट हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाओ, बस दैट्स इनफ। तो बस इतना सा ही था इनका एम, उसके बाद कुछ भी नहीं था। सो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम था कि भाई हमें सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर ही नहीं होना है ना, हमें तो अपना लाइफ सेटल करना है, अपना लाइफ प्रिपेयर करना है, लाइफ के लिए प्रिपेयर होना है। तो लाइफ के बारे में तो इसने कभी सोचा ही नहीं था, इसका एम जो था ये बहुत ही नैरो था, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कभी इन्होंने सोचा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम था बुक इज एन थ्योरेटिकल करिकुलम, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, कोई लाइफ नॉलेज नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, बस किताब में जो है उसी को रटाया जाओ, ठीक। नो डाउट आज के डेट पे भी वही चल रहा है, बट मोर और लेस यस वी आर प्रैक्टिकल आल्सो। और हम यहाँ पे सिर्फ बच्चों को किताबी चीजें रटवाने में विश्वास नहीं रखते, उसके अलावा भी बहुत कुछ अपन करते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे भी काफी ज्यादा ब्रॉड हो चुके हैं, है ना। दूसरा था प्रॉब्लम ऑफ अनसाइकोलॉजिकल। ये देखो, ये पहले का जो सेकेंडरी एजुकेशन था ना, ये काफी ज्यादा अनसाइकोलॉजिकल था। मतलब इट फेल टू डेवलप द टोटल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। मतलब तुम्हारा जो दिमाग है ना, तुम्हारा जो साइकोलॉजी है ना, तुम्हारा जो पर्सनालिटी है ना, उस पर काम बिल्कुल भी नहीं करता था। बस किताब है, किताब पढ़ाओ, अपना काम खत्म करो, बच्चों को बोलो किताब खोलो पढ़ो, उसके बाद क्लास से निकल जाओ। बच्चे का पर्सनालिटी, बच्चे का मेंटल हेल्थ, बच्चे का अटेंशन, इंटरेस्ट भाड़ में जाए, ठीक है। इस पे कोई भी कुछ भी काम ही नहीं करता था। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब तुम्हारे साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ भी काम नहीं चलता था, इसलिए इसको बोला गया है अनसाइकोलॉजिकल। Yes, it ignores very important aspect of individual difference and does not cater to need of the students, ठीक है। तो ये जो था ना, ये तुम्हारे नीड और तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा। उस वक्त का जो सेकेंडरी एजुकेशन था वो तुम्हारे ही नीड्स और तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा। और यहाँ पे सारे बच्चे को एक जैसा ट्रीट किया जाता था, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, ये कंसेप्ट उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था, ठीक। हालांकि आज भी कई सारे लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ है। हर कोई समझता है कि ये कर सकता है तो ये क्यों नहीं कर सकता। अरे भाई ये कर सकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी कर सकता है, ठीक है। सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग जोन होता है, सबका अलग अलग पोटेंशियल होता है, सबका अलग अलग कैलिबर होता है। और इस चीज को दिमाग में क्लियर कर लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि उस वक्त का एजुकेशन सिस्टम पे नहीं था, ठीक है। तो यूथ पे जो क्वालिटीज है ना, पर्सनालिटी जो डेवलप होना चाहिए, लेकिन कोऑपरेशन जैसा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ सैक्रिफाइस, लीडरशिप, ये सब क्वालिटी कुछ भी बच्चों को सिखाया नहीं जाता था, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन। यस, तो यहां पे ना अब देखो, unrest and indiscipline have become serious problem of student community। उस वक्त इनडिसिप्लिन था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई सिस्टमेटिक मतलब कुछ था ही नहीं, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन इज फॉर adolescents. The curriculum does not cater to the need of the students and stress only on cramming, ठीक। रट्टा मार लो, मार्क्स ले लो, बस उसी पे फोकस किया जाता था। उसके अलावा मतलब स्टूडेंट के इंटरेस्ट, नीड्स पे फोकस नहीं किया जाता था। तो अगर कोई तुम्हारे नीड पे, तुम्हारे इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करेगा तो तुम क्या हो जाओगे? यस, इनडिसिप्लिन हो जाओगे। As a result, students forgot their higher aims and values of life and their normal standard degenerated
and as a result they become irresponsible and indisciplined। ठीक है, अगर कोई मेरे नीड या फिर मेरे इंटरेस्ट पे कोई बात नहीं करता है ना, तो ऑब्वियसली बच्चे इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, इरेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी कभार हमें बच्चों का भी सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा बच्चे सुनते रहें, कभी कभार हमें भी बच्चों का सुनना चाहिए। तो मैं बिल्कुल सुनने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तुम लोग कितना चाहे कमेंट कर लो, ठीक, मतलब ठीक ठाक ही कमेंट कर लेना, ऐसा नहीं कि सुनते ही मेरे कान फट जाए, ऐसे कमेंट मत करना। जो अच्छा लगे बस वैसा कमेंट करना, ठीक है। और मैं अपने एंड से पूरा का पूरा ट्राई करूंगा, पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि अच्छा लगे। और यस, एक और बात है, देखो यहाँ पे ना मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, ये लैपटॉप को ही मैं सोच रहा हूँ, ये लैपटॉप पे जितने कीज है ना, बस उसी से मैं बच्चों का नाम डिसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये लैपटॉप से ही मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये सारे ये जितने भी कीज है ये सारे मेरे स्टूडेंट्स है और इनको ही पढ़ाना है। तो यहाँ पे सिर्फ एज्यूम करना पड़ रहा है मेरे को। सो हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेगा। जिसने भी मेरा फिजिकल क्लास अटेंड किया है, ठीक, उस क्लास में और इस क्लास में थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस मिलेगा, बट यस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो जो भी इम्प्रूव करना हो या फिर जो भी अच्छा लगे, जो बुरा लगे, वो भी तुम लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हो और इसको शेयर करो भाई, सबको पढ़ने के लिए मदद करो। ओके, तो इसके बाद अलग काफी इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम था, काफी सीरियस एक प्रॉब्लम था, इंग्लिश एज कंपल्सरी लैंग्वेज। भाई साहब, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। ठीक है, हम लोग ना यहाँ पे नॉलेज लोगों का स्टैंडर्ड इंग्लिश से डिफाइन करते हैं। अगर उसको इंग्लिश आती है तो इसका मतलब वो, तो ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे तुम सिर्फ वार्तालाप के लिए यूज करते हो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश से किसी का स्टैंडर्ड नहीं बनता, इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। उस वक्त क्या था कि उस वक्त जब, जैसे कि तुम्हें पता ही है, अब गोरे गए ही थे, बस ये जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के निकले ही थे, लेकिन ये ब्रिटिशर्स क्या किया, इन्होंने इंग्लिश को ले जाना भूल गए। तो इंग्लिश ना इंडिया में ही छोड़ दिया इन्होंने, इंग्लिश इंडिया में ही रह गया और इंडिया में सेकेंडरी एजुकेशन का कंपल्सरी लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। अब हम इंडियंस है भाई, यस, हमारा किसी का हिंदी ही सही नहीं होता तो इंग्लिश काहे सही होगा, है ना। तो इंग्लिश पे हमारा तो मतलब हाथ बहुत ढीला, आज के बच्चों का नहीं, उस वक्त के बच्चों का। यस, उस वक्त के बच्चे इन द सेंस हमारे नाना वगैरह, ठीक है, नाना परनाना टाइप के लोग। यस, तो इंग्लिश एक कंपल्सरी लैंग्वेज बना दिया गया, जिसके कारण से बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था और काफी ज्यादा, मतलब काफी भीड़ के तादाद में बच्चे फेल हो जाते थे। ठीक है, तो इंग्लिश एक प्रॉब्लम था, कंपल्सरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बनाना चाहिए, उनका मानना ये था। उसके बाद जो एग्जाम था ना, ये एग्जाम बस एग्जाम सेंट्रेड ही था, एग्जामिनेशन सेंट्रेड था। मतलब पूरा का पूरा जो कोर्स है, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, दैट वाज जस्ट कंसंट्रेटेड ऑन एग्जामिनेशन, कि एग्जाम में कितना मार्क्स मिलेगा, एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, बस इसी पे फोकस किया जाता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यस, एंड द एग्जामिनेशन वाज आल्सो डिफेक्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब एग्जाम तो ऑलरेडी मतलब डिफेक्टिव था ही, उसके बावजूद भी बोला जाता था कि बस यही खाओ, यही खाओ, यही खाओ। मान लो एक ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड में ऑलरेडी फंगस लग चुका है और तुमको बोला जा रहा है कि यही खाओ, यही खाओ, यही खाओ। तो उस वक्त का एजुकेशन सिस्टम का ये जो है ना, ये भी वैसा ही कुछ था। ठीक है, तो डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम एंड टू मच स्ट्रेस ऑन इट लीड्स टू फियर एंड एंजाइटी अमंग द स्टूडेंट्स। एग्जाम ऑलरेडी डिफेक्टिव था, क्योंकि यहाँ पे कितना रटा जा रहा है, बच्चे कितना रट पा रहे हैं, उसी पे फोकस किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद पूरा का पूरा एजुकेशन एग्जाम ओरिएंटेड ही था। ठीक है, एक तो ब्रेड, उस पर फंगस लगा हुआ है और तुमको दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है, तुम्हें बोला जा रहा है कि ब्रेड ही ठूसो, खाना है तो यही खाओ वरना नहीं खाओ। ठीक है, तो यहाँ का जो सिस्टम था वो भी कुछ ऐसा ही था। एक तो डिफेक्टिव एग्जामिनेशन, उसके ऊपर से बस यही एग्जामिनेशन पे ही फोकस किया जाता था। तो इस वजह से काफी सारे बच्चे एंजाइटी में आ जाते थे, डर में आ जाते थे। ठीक है, एंड यू नो एज ए रिजल्ट काफी सारे बच्चे फेल हो जाते थे। एंड इट कैन नॉट मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, द स्टूडेंट डिवोट्स
all his time and energy to pass examination. Parents also pressurize their children to pass well in examination. तो ये तो भाई साहब अपने देश में आज तक चल रहा है, उस वक्त भी यही था, बस एग्जाम पे ही फोकस करो। उस वक्त का एक फेमस कोट क्या था पता है? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये माहौल था, ये सिस्टम था, ठीक है, बस पढ़ाई करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू था, ठीक। और दूसरा प्रॉब्लम था ओवर क्राउडेड, कुछ ज्यादा ही पॉपुलेशन बना हुआ था। मतलब क्लासरूम में परसेंटेज, मतलब बच्चों का जो रेशियो था, टीचर स्टूडेंट रेशियो, वो उसके बीच में काफी ज्यादा अंतर था। आज के डेट पे स्टैंडर्ड टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:30, मतलब एक टीचर, मतलब फिजिकल क्लास पे, ऑनलाइन पे नहीं, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे तो कोई रेशियो ही नहीं है। यस, तो उस वक्त था कि एक टीचर के अंडर, सॉरी इस वक्त है कि एक टीचर के अंडर पे 30 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा नहीं था। उस वक्त ओवर क्राउडेड था। उस वक्त क्या हमें ही ओवर क्राउडेड मिला। When I was in HS first year, you know, there were 350 students in my class. तो टीचर जो पढ़ा रहा है ना सामने से, वो आखिरी के बच्चे को कुछ सुनाई नहीं देता था, काफी सारे बच्चे सो जाते थे। जिसको क्लास करने का मन नहीं करता है वो पीछे जाके बैठ जाता था, ठीक है। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही था, ओवर क्राउडेड बहुत ज्यादा। क्यों ज्यादा नहीं होगा भाई? ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, टीचर बहुत कम थे, स्कूल्स बहुत कम थे, और यू नो डिप्राइव्ड लोग, मतलब जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, ये सेक्शन वाले लोग काफी ज्यादा थे। तो हर कोई चाहता था कि उसको पढ़ाई मिले, तो वो भी जाता था, सब कोई जाते थे, और वहां जाके देखे एक ही रूम है, एक ही टीचर है, लेकिन स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो overcrowded classroom is a problem in secondary school. When the number of student is high per classroom, it become difficult for teacher to pay attention to each student. ठीक है, तो ये एक overcrowd problem था। दूसरा था problem of finance। देखो हमारे देश ने काफी ज्यादा गरीबी देखा, भूखमरी देखा, सब कुछ देख लिया, ठीक है, और उस वक्त जस्ट आजाद हुए ही थे, पैसा इतना कुछ था नहीं, तो एजुकेशन पे खर्च करने के लिए मतलब बहुत सोच समझ के खर्च करना पड़ता था। अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छा फैसिलिटीज, अच्छा बिल्डिंग, यस, अच्छा जो कुछ भी क्लासरूम फैसिलिटीज, ये सब देने के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए, तो पैसा अपने पास था नहीं, तो ये भी दूसरा प्रॉब्लम था। और तीसरा नेक्स्ट ये था कि ट्रेन्ड टीचर्स नहीं थे। भाई पढ़ाई ही काफी मुश्किल से हो रहा था, तो टीचर मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ठीक। और जो भी टीचर मिल रहा है मतलब चल जाएगा टीचर, ठीक है। अगर आप लोग देखो, आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, वो आपको बता पाएंगे कि उनके टाइम पे प्राइमरी स्कूल पे टीचर्स कैसे थे या फिर हाई स्कूल पे टीचर्स कैसे थे। नो डाउट वो बहुत अच्छे पढ़ा सकते थे, लेकिन इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि उस वक्त ये सब कंपलसरी नहीं था। आज के डेट पे ना बीएड कंपलसरी है। आप बीएड या तो डीएलएड करोगे तभी आपको टीचर बनने का मौका मिलेगा, या फिर तभी आप टीचर बनने के लिए जो भी एंट्रेंस वगैरह होता है वो दे सकते हो। इफ यू डोंट हैव दिस देन यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये था ट्रेन टीचर्स का कमी था, इसलिए एजुकेशन सिस्टम पे एक प्रॉब्लम था। ट्रेन टीचर्स मतलब जिसके पास काफी ज्यादा नॉलेज हो, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर का नहीं, टीचिंग का भी, ठीक है। तो ऐसे वाले टीचर्स काफी कम थे। ओके, दूसरी बात ऑब्स्टिकल मेथड ऑफ टीचिंग। यस, मतलब टीचिंग मेथड जो था ना, वो बस एक ही ट्रेडिशनल मेथड चलता रहता था। कोई उस पे क्लासरूम पे कोई नया सिस्टम है नहीं, कोई नया मेथड है नहीं, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, वो घिसा पिटा वही चलते रहता था, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था, ऑब्स्टिकल मेथड ऑफ टीचिंग। यस, इवन टुडे इन आवर कंट्री, आज के डेट पे भी हम लोग बस लेक्चर मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। यस, ये एक प्रॉब्लम है। मतलब सी मेथड ऑफ टीचिंग जितना अच्छा होगा ना, पढ़ाई उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग यू हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अगर मैं तुम्हें ना मुगल्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, या फिर पृथ्वीराज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, यस, या फिर छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ाते पढ़ाते अगर मैं तुमको उनका पूरा वीडियो दिखा दूं या फिर उनका पूरा एनिमेशन वाला दिखा दूं, that will be more good, you will be able to understand more clearly। लेकिन ये सब कुछ है ही नहीं, तुमने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं, देखा ही नहीं,
और कोई सामने से बोल रहा था ऐसा था वैसा था ऐसा था वैसा था, बस क्लास खत्म। तो ये ना कभी समझ में नहीं आता है, ठीक है। या फिर साइंस का बात कर लो, केमिकल का रिएक्शन जो है मैं तुमको मुंह जबानी सुना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये केमिकल डालो ये रिएक्शन होता है, ऐसा उसको प्रैक्टिकल करना चाहिए। तो ये सब जो था ना प्रोजेक्शन वगैरह, रोल प्ले वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह, ये सब कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये घिसा पिटा लेक्चर मेथड चलता रहता था, जिसके वजह से बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था और बच्चों का सक्सेस रेशियो कम हो जाता था, ठीक है। क्यों कम हो जाता था? क्योंकि वो घिसा पिटा से मोटिवेट नहीं होते थे। ओके, क्लासरूम में कोई चेंजेस नहीं है तो काहे मोटिवेट होंगे, है ना। लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं था उस वक्त। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब पढ़ाई के साथ कुछ काम काज भी सीख लो, क्योंकि सारे बच्चे तो हायर एजुकेशन के लिए नहीं बने हैं, सारे के सारे तो इतना ज्यादा दिमाग लेके पैदा नहीं होते हैं, या फिर सारे बच्चों के पास इतना सुविधाएं भी नहीं होता है। तो कुछ बच्चों के लिए ना वोकेशनल ट्रेनिंग सही है कि कुछ काम काज सिखा दो, वो कुछ कर सके, लाइफ में आगे बढ़ सके। लेकिन ये वाला फैसिलिटी तब नहीं था, हालांकि आज भी नहीं है, लेकिन अब आने वाला है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन इन both high school and senior secondary school can be terminal, so that the student after passing this stage can earn living. For a country like India, it is very necessary that vocational training is provided in this stage in order to reduce problem like unemployment and poverty. Yes, ये तो बहुत ही serious problem है, but this is not so in reality. तो vocational education उस वक्त था ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद और प्रॉब्लम है, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या था? लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। आज के डेट पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, आर्ट्स, स्पोर्ट, म्यूजिक, कुछ भी, बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो उस वक्त ये सब था ही नहीं, and it was not dynamic, that means there was no flexibility, कुछ भी चेंज नहीं होता था, जैसा है बस वैसे ही चलते रहेगा। So these were the problems of secondary education जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे ये सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बहुत जल्द हम नए क्लास के साथ आएंगे, आज के लिए इतना ही, और दूसरा हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। आप अपना काम करो, इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जितने भी डिग्री में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मास्टर डिग्री के बच्चे हैं या फिर बच्चे इन द सेंस स्टूडेंट्स, गलत मत समझना, ठीक। और जो भी एचएस फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको भी बोलो कि ये सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्द एचएस फर्स्ट ईयर के लिए भी कोर्स लॉन्च होने वाला है, ठीक। और ये बिल्कुल फ्री है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग काइंडली टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क, अपना कमेंट लिखो, शेयर करो, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट पे आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। अगले वीडियो पे, अगले क्लास पे मैं वो सारे कमेंट पे काम करूंगा। आई विल वर्क ऑन इट। वो कमेंट्स पे जो भी अगर प्रॉब्लम है देन आई विल डेफिनेटली पॉइंट इट एंड आई विल डिस्कस ऑन दैट आल्सो, ठीक। और कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट कर देना, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सावधान रहे, सतर्क रहे।